कि ट्रांजिशन मेटल्स जो है वो गुड कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो हम इसके क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स भी आपको लिख के बताते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आप जानते होगे, है ना, जो कि आज के लेक्चर में मैं समराइज करता हूँ थोड़ा। देखो एग्जाम्पल ऐसे लिखते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिखा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम कैसे लिखते हैं पता है? विल्किंसन कैटलिस्ट, नाम सुना है ना, विल्किंसन कैटलिस्ट। कभी कभी बेटा मेडिकल वगैरह में, मेंस वगैरह में सिर्फ कैटलिस्ट नाम लिख के ही पूछ देता है। ठीक है, विल्किंसन कैटलिस्ट। तो ये क्या है पता है? आर एन रेडॉन है, और ये PPH3 ट्राई फिनाइल फॉस्फिन इसको बोलते हैं। ठीक है, ये भी थ्राइस टाइम्स है, और Cl। ठीक है, और ये इसी को बोलते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट। इसका काम क्या होता है पता है? विल्किंसन कैटलिस्ट में जैसे सपोज करो ये अल्कीन है, ठीक है, और अल्कीन में आप क्या करो, हाइड्रोजनेशन कर दो। तो जब हाइड्रोजनेशन करोगे विल्किंसन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो ये भी क्या करता है? पढ़ा है कभी हाइड्रोकार्बन में, है ना? तो ये क्या होता है आपका, यहाँ से H हो जाता है और H हो जाता है, और ये भी गैस है अल्कीन, ये भी गैस होता है, और ये भी गैस होता है। तो विल्किंसन कैटलिस्ट में क्या होता है, अल्कीन में हाइड्रोजनेशन करोगे ना, तो वो क्या करेगा, अल्केन में कन्वर्ट करने के काम में आएगा। अच्छा, आपने ये पढ़ा है कि कैटलिस्ट दो टाइप का होता है, एक होमोजीनियस कैटलिस्ट होता है, एक हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट होता है, सुना है? सरफेस केमिस्ट्री में सुना होगा, होमोजीनियस कैटलिस्ट, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, सुना है? जल्दी बताओ। हाँ सर। होमोजीनियस कैटलिस्ट क्या होता है नितिन? जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट, इफ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर प्रेजेंट ऑन द सेम फेज, देन इट इज कॉल्ड एज होमोजीनियस कैटलिस्ट। होमोजीनियस। लिख दूं यहां पे मैं, इफ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन सेम फेज, आर इन बेटा सेम phase. If reactant and catalyst are in same phase, then it is homogeneous, है ना, homogeneous catalyst बोल सकते हो। And the property of phenomenon is called as homogeneous catalysis आप बोलते हैं। And if different phase, and if different phase, then बेटा, then it is होमोलिटिक। नहीं, heterogeneous, heterogeneous। पता चला बेटा? पता चला? तो बता, इसमें जो है ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो तीनों ही अगर गैस होमोजीनियस है, होगा। तो क्या हम बोल सकते हैं कि होमोजीनियस कैटलिस्ट है ये? कैटलिस्ट। क्लियर हुआ? मैं दूसरा एग्जांपल बताता हूँ बेटा। दूसरा एग्जांपल, जो दूसरा एग्जांपल है, इसमें हम अल्कीन लेते हैं। ये सारे रिएक्शंस आपको पता होगा, ठीक है बेटा? आप देखिए, अल्कीन है, अल्कीन में हम फिर से वापस हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, ये भी गैस है। लेकिन अब देखो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, निकल। तो निकल क्या है बेटा, सॉलिड। प्लैटिनम क्या है बेटा, सॉलिड। अब पैलेडियम ये क्या है, सॉलिड। तो इससे भी अल्केन बनता है कि नहीं? हाँ सर। सेवेटियर रिएक्शंस पढ़ा होगा, पढ़ा है? बोलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको क्या बोलोगे बताओ, हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट बोलोगे आप? हाँ सर। हाँ। बोलिए, रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट सेम फेज में है क्या? नहीं, डिफरेंट फेज में। तो डिफरेंट फेज में होगा तो क्या बोलोगे आप? हेट्रोजीनियस। हेट्रोजेनियस, वेरी गुड। और भी एग्जांपल लिख देते हैं बेटा, है ना? थर्ड, थर्ड में लिख देते हैं बेटा, आपने सुना है लिंडलार कैटलिस्ट? हाँ सर। ऑर्गेनिक के कोई चैप्टर हुआ कि नहीं अभी? लिंडलार, ऑर्गेनिक में ही था। हाँ ऑर्गेनिक सही पढ़ना है बेटा। अल्काइन है, ठीक है, अगर अल्काइन में आप हाइड्रोजनेशन कर दो, है ना, PD+C, है ना, कार्बन, तो यहाँ से क्या बनता है पता है ना, अल्कीन तक रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, अल्कीन होगा। होगा ना अल्कीन? ठीक हाँ है, सर। सीस अल्कीन और ट्रांस अल्कीन पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो लिंडलार कैटलिस्ट देख लो बेटा। तो ये जो पैलेडियम है, यहाँ पे जो निकेल है, यहाँ पे जो देख रहे हो ना,
ये सब। तो ये सब क्या है बेटा, आपको पता चल रहा है कि जो सारे एलिमेंट्स जो आपको दिख रहे हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स का है, दिख रहा है आपको? अच्छा चलो और पढ़ा देते हैं बेटा। आपने नाम सुना है बेटा जिगलर नट्टा कैटलिस्ट? सुना है जिगलर नट्टा कैटलिस्ट? सर एक्चुअली सीवीआर सर ने हाइड्रोकार्बन्स नहीं पढ़ाया है अभी तक। कोई बात नहीं बेटा, जिगलर नट्टा कैटलिस्ट हमें उससे उतना जानना नहीं है, हमें सिर्फ जानना है कि TiCl4 होता है प्लस ट्राई अल्काइल, है ना, ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम होता है। कभी कभी पता है बेटा, बहुत बार जो सीईटी का एग्जाम आता है ना, उसमें जस्ट दे आर गोइंग टू आस्क यू कि आइडेंटिफाई विच वन इज विल्किंस एंड कैटलिस्ट। मेडिकल के जो एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें दे आर जस्ट गोइंग टू आस्क यू कि आइडेंटिफाई विल्किंसन कैटलिस्ट, व्हाट इज जिगलर नट्टा कैटलिस्ट। जिगलर नट्टा कैटलिस्ट देखो, अभी एक्चुअली हम कहाँ पे यूज करते हैं, तो अभी यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप जब चैप्टर पढ़ोगे पॉलीमर, पता है 12th में पॉलीमर चैप्टर है ना, कभी देखा होगा चैप्टर पॉलीमर। तो पॉलीमर में ना हम लो डेंसिटी पॉलीथीन बनाते हैं और हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाता है। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के लिए हमें जिगलर नट्टा कैटलिस्ट का यूज करना पड़ता है। तो TiCl4 है, मतलब क्या हो रहा है, टाइटेनियम यूज हो रहा है। टाइटेनियम कौन सा एलिमेंट है, बताओ बताओ, है ना, डी ब्लॉक डी में। ब्लॉक। तो डी गुड ब्लॉक कैटलिस्ट, में। तो हम लिख सकते हैं क्या, इट इज यूज्ड, ठीक है, फॉर प्रिपरेशन ऑफ, फॉर प्रिपरेशन ऑफ, मैं लिख देता हूँ बेसिकली थोड़ा बहुत, याद तो आपको चलेगा ही। इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ, ठीक है बेटा, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। कहाँ पे पढ़ोगे वापस बेटा, पॉलीमर में, है ना, पॉलीथीन। समझ में आया क्या? तो जिगलर नट्टा कैटलिस्ट क्या है अब पता चला क्या, विल्किंसन कैटलिस्ट क्या है पता चला क्या, कोई डाउट आ रहा है क्या, है ना? तो सर जो जिगलर लेमिनार कैटलिस्ट वो हेटेरोजेनियस है कि होमोजेनियस है? हेट्रोजीनियस है बेटा। पैलेडियम क्या होता है बताओ, मेटल होता है क्या? हाँ सर, सॉलिड होगा। हाँ, तो कौन सा फेज होगा, हेटेरोजेनियस। रिएक्टेंट एंड जो कैटलिस्ट हो गया वो कौन से फेज में हो गया, ठीक है, डिफरेंट गैसियस फेज, फेस। डिफरेंट फेज में हुआ तो क्या हो जाएगा, ठीक है, हेट्रोजीनियस। देखो समझ गया पॉइंट। अच्छा चलो देखते हैं, अब आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ मैं ही पढ़ाया हूँ। याद है V2O5 हमने यूज किया था, V2O5 कहाँ यूज हुआ था बता सकते हो? सर सल्फर डाइऑक्साइड को। सर सल्फ्यूरिक SO2 को ऑक्साइड SO3 में कन्वर्ट कांटेक्ट करने के प्रोसेस लिए। में, याद है, कैटलिस्ट यूज्ड इन हाँ कांटेक्ट सर। प्रोसेस, याद है बताओ? तो हाँ सर, कैटलिस्ट SO2 को SO3 में कन्वर्ट करते हैं। यूज्ड इन कांटेक्ट प्रोसेस, वेरी गुड, कांटेक्ट प्रोसेस। तो ये सब कुछ कैटलिस्ट है जो कि हम, है ना। अब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल पढ़ते हो, हेबर प्रोसेस पढ़ते हो, तो नाइट्रोजन का रिएक्शन हाइड्रोजन से कराते हैं तो अमोनिया लेते हैं, तो उसमें आयरन मोलिब्डेनम यूज करता है बेटा, हाँ सर। बता, हाँ सर। ठीक है। तो हेबर प्रोसेस हो गया, ठीक है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस हो गया, जो HNO3 का प्रिपरेशन करते PT हैं तो और पीटी RH यूज यूज कर, करते हैं। हाँ, RH। बॉश प्रोसेस पढ़ा है हाइड्रोजन के लिए, कार्बन का रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो Cr2O3 प्लस Al2O3 यूज करते हैं। मतलब लिखने का तो मैं बहुत सारा ही लिख सकता हूँ, लेकिन एक आइडिया लगा क्या कि बॉश प्रोसेस है। चलो बॉश प्रोसेस है तो इसमें हम क्या कर लेंगे, ठीक है, इसमें हम क्या कर लेंगे बेटा, कार्बन का रिएक्शन किससे कराते हैं, कोल का रिएक्शन वाटर से कराते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ Cr2O3, Cr2O3, है ना, प्लस Al2O3। क्रोमियम क्या है बेटा, ट्रांजिशन मेटल है क्या, तो ये बनता है CO+H2, याद है वाटर गैस बनता है, इसी को सिन गैस बोलते हैं, ठीक है, वाटर गैस। और इसी को क्या बोलते हैं बेटा, सिन गैस। क्लियर हो रहा है क्या? तो बॉश प्रोसेस, V2O5, जिगलर नट्टा कैटलिस्ट, लिंडलार कैटलिस्ट, विल्किंसन कैटलिस्ट, ये सारे कैटलिस्ट हम यूज करते हैं, ये सब कहाँ का है, ट्रांजिशन मेटल्स का। समझ रहे हो पॉइंट? क्लियर हुआ तो बता दो, समझा कैटलिस्ट का काम क्या है, कैटेलिटिक प्रॉपर्टी ट्रांजिशन मेटल क्यों शो करता है, किस वजह से करता है ना? क्लियर है सारे एग्जांपल्स? यस सर। हाँ सर। ठीक है। तो अभी हमने क्या सीख लिया बेटा, कैटेलिटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर हम आपको और बता देते हैं सिक्स प्रॉपर्टी। तो जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है एलॉयस फॉर्मेशन, एलॉय का मतलब जानते हो बेटा, एलॉय यस। फॉर एलॉय फॉर्मेशन का मतलब जानते हो आप, यस सर। बोलो, एलॉय सर फॉर एक क्रिस्टलन लैटिस फॉर्म करते हैं कंबाइन करके। एलॉय का मतलब
क्या है, क्रिस्टलाइटिस फॉर्म करना है ना, ये तो मेटल हाँ मेटल का सर। हो सकता है। ठीक है बेटा, अब मैं आपको एलॉयस फॉर्मेशन बताता हूँ इसमें, कि जो एलॉयस फॉर्मेशन होता है, ठीक है, उसमें जैसे सपोज करो आयरन है और उसमें हम क्या करते हैं, कॉपर मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे आयरन में कॉपर मिक्स करते हैं तो क्या होता है, मिक्स करता है और मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स हो गया, हम क्या बोलते हैं, एलॉयस का फॉर्मेशन होगा। होगा क्या, होता है ना हाँ बेटा। सर। ठीक है, अब देखो जो एलॉयस फॉर्मेशन होता है उसमें क्या होता है कि जितने भी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म्स बेसिकली वाइड रेंज ऑफ एलॉयस, है ना, ड्यू टू देयर प्रॉपर्टी टू हैव व्हाट, कंपेरेबल एटॉमिक साइज। ठीक है, और कंपेरेबल एटॉमिक साइज होने की वजह से क्या होता है कि ये वाइड रेंज ऑफ एलॉयस फॉर्म करता है। ऐसा नहीं बेटा, जब भी एलॉयस का फॉर्मेशन होगा तो जो भी पार्टिकल्स मिक्स होगा उसका साइज जो होना चाहिए वो कंपेरेबल होना चाहिए। अगर साइज कंपेरेबल नहीं है तो फिर वो एलॉयस का फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो रेडियस जो हम देखते हैं ना, कि जैसे सपोज करो कि कोई होस्ट एटम है, जैसे आयरन है, आयरन को हमने बोल दिया होस्ट एटम। ठीक है, और उसमें हमने क्या किया, कॉपर मिक्स किया, कॉपर को बोल दिया गेस्ट एटम। ठीक है, तो उसमें होस्ट एटम करने का मतलब क्या, कॉपर बहुत लार्ज अमाउंट में है, उसमें हम क्या करते हैं, कॉपर मिक्स कर देते हैं। बेटा जैसे आपने सुना होगा जो गोल्ड होता है, गोल्ड, जो प्योर गोल्ड होता है ना, जो 24 कैरेट हम बोलते हैं, कभी सुना है प्योर गोल्ड, 24 कैरेट। यस सर। तो यस जब आप ऐसा सुनते हो तो पता है, प्योर गोल्ड अगर लोगे ना तो उसका ज्वेलरी नहीं बना पाओगे आप। ठीक है, या ऑर्नामेंट्स सर। उसका नहीं बनता है, तो उसमें क्या करते हैं, कुछ मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने से क्या होता है ना, फिर देखोगे तो जो गोल्ड होगा वो 22 कैरेट का होगा, 21 कैरेट का होगा, और आपसे गोल्ड का ही प्राइस लेंगे 22 कैरेट का। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ आयरन मिक्स कर दिया या कुछ कॉपर मिक्स कर दिया तो कॉपर के पैसे उतना ले लेंगे आपसे। ठीक है, अगर आप ट्रस्टेड है ना कहीं से ज्वेलरी खरीदते हो, लाइक टाटा तनिष्क वगैरह में, तो वहां से जो उसका ओरिजिनल है वही आपसे लेंगे, है ना, वहां पे फ्रॉड नहीं होता। लेकिन हाँ, 22 कैरेट का ही लेंगे। प्योर गोल्ड जो होता है उससे हम ज्वेलरी नहीं बना पाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका जो शेप डालना रहता है वो सब प्रॉपर नहीं हो पाता, तो हम क्या करते हैं, उसमें मिक्स करते हैं। लेकिन जो भी हम पार्टिकल मिक्स करते हैं, है ना, उसका साइज क्या होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, बहुत ज्यादा साइज का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज करो, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, अब ऐसे ही समझो कि ये आयरन है ना, ये आयरन के ऐसे पार्टिकल्स, अब ये सारे क्या है, आयरन के होस्ट पार्टिकल है, मतलब यही मेन पार्टिकल है। अब हमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, मिक्स करना है ना। अब बेटा देखो, जैसे आयरन ही आप यूज करते हो, पता है प्योर आयरन आप ना यूज नहीं करते हो। प्योर आयरन जो होता है ना, उसको आप ब्रिटल इन नेचर का हो जाएगा, मतलब आप अगर प्योर आयरन है ना, तो अगर वो गिरेगा तो टूट जाएगा। लेकिन आयरन जैसे गिरता है तो टूटता है क्या, बताओ। तो उसमें 3% 4% क्या होता है, कुछ मिक्स होता है। ठीक है, कुछ अदर पार्टिकल्स मिक्स होता है, जिससे उसका क्या होता है ना, वो ब्रेक डाउन नहीं होता है। ठीक है, वैसे हम क्या करते हैं कि जैसे सपोज करो यहाँ से ये पार्टिकल्स निकल गए, अब जैसे ये पार्टिकल्स यहाँ से निकलेगा तो ये क्या होगा, वेकेंट स्पेस हो जाएगा ना। तो यहाँ पे इसी साइज का अगर पार्टिकल्स आएगा, तब क्या होगा, इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स एक्यूरेट रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। लेकिन अगर एक बहुत छोटा साइज आ गया या बहुत बड़ा साइज आ गया, तो फिर क्या होगा बताओ। तो फिर क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम ज्यादा हो जाएगा, और अगर कम ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो एलॉयस का जो फॉर्मेशन होगा वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो बोला जाता है कि साइज जो होगा वो ऑलमोस्ट क्या होंगे बताओ, ठीक है, सेम होना चाहिए, बहुत ज्यादा साइज का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। साइज का डिफरेंस होना भी चाहिए तो 10% और 15%, उससे ज्यादा का साइज का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ, बताओ, समझ में आया। हाँ सर। देखो अब मैं लिखता हूँ कुछ थियरी इसका, अब देखो ये सब समझेगा क्या आपको, पॉइंट देखो, पॉइंट जो मैं लिख रहा हूँ और पॉइंट्स पढ़ो आप, क्या आपको समझ गया क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म्स वाइड रेंज ऑफ, ठीक है बेटा, वाइड रेंज ऑफ एलॉयस, वाइड रेंज ऑफ एलॉयस ड्यू टू देयर प्रॉपर्टी ऑफ, ड्यू टू देयर, है ना, प्रॉपर्टी टू हैव कंपेरेबल एटॉमिक रेडियस।
कंपेरेबल एटॉमिक रेडियस और कंपेरेबल साइज। ठीक है बेटा, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ? बताओ, ये पॉइंट क्लियर हुआ? ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म्स वाइड रेंज ऑफ एलॉयज। वाइड रेंज ऑफ एलॉयज क्यों बनाता है? तो ड्यू टू देयर प्रॉपर्टी टू हैव कंपेरेबल एटॉमिक साइज और कंपेरेबल साइज। ये पॉइंट क्लियर हुआ? बताओ। हाँ सर। ठीक है, तो ड्यू टू विच substitution of atoms become atoms है ना, becomes very easy in the host crystal lattice है ना, by the guest crystal lattice ठीक है। alloys are basically examples of substitution product. Alloys are basically examples of substitution product. कैसा प्रोडक्ट होगा बेटा? सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, तो जैसे सपोज करो हमने आयरन ले लिया और यहाँ पे क्या ले लिया? कॉपर ले लिया। तो आयरन प्लस कॉपर हो गया। आयरन क्या हो गया बेटा? ये इसको बोल दो होस्ट एटम है, लार्ज अमाउंट है ये। ठीक है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं? कॉपर मिक्स कर रहे हैं। तो कॉपर क्या हो गया? इसका गेस्ट हो गया। और ये क्या हो गया बेटा? स्मॉल अमाउंट। ये क्या हो गया? स्मॉल अमाउंट। समझ गया क्या पॉइंट? ठीक है, और हम इसको क्या करते हैं? मोल्टेन स्टेट। अच्छा, मोल्टेन स्टेट करने का मतलब इसको इतना गर्म करते हैं कि दोनों पिघल जाए, और पिघलने के बाद क्या हो? अच्छे से मिक्स होगा। सॉलिड स्टेट में मिक्स होगा या मेल्ट हो जाएगा पूरा, दोनों तब मिक्स होगा? जब मेल्ट होगा तब। मेल्ट होगा। तो इसलिए हमने क्या किया? आयरन और कॉपर लिया और दोनों को क्या किया? मेल्ट कर दिया पूरा। मेल्ट करने के बाद क्या होगा? वो प्रॉपर मिक्स हो जाएगा, है ना। और जहां से मिसिंग होगा वहां पे क्या होगा? वो जाके उसके गैप में चला जाएगा। तो एलॉयज आर बेसिकली व्हाट? सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है ना। और इट फॉर्म्स ड्यू टू व्हाट? कंपेरेबल साइज। एलॉयज आर बेसिकली क्या बेटा? सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, और इट फॉर्म्स ड्यू टू व्हाट? कंपेरेबल साइज। कोई अगर पूछे कि, तो आप बता पाओगे क्या? बताओ, एलॉयज क्या है? आर बेसिकली सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, और इट फॉर्म्स ड्यू टू व्हाट? कंपेरेबल साइज। एलॉयज कैसे फॉर्म होता है, बता पाओगे? हाँ सर। अब एक नोट पॉइंट, अगर आपके मन में ऐसा है कि सर साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, तो एलॉयज का फॉर्मेशन नहीं होगा। इफ द साइज डिफरेंस विल बी लार्ज, इफ द साइज डिफरेंस, ठीक है, विल बी लार्ज, अगर साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, then alloy formation does not take place. Then alloys formation, ठीक है बेटा, does not takes place, does not takes place. पता चला क्या बेटा? पता चला? बताइए। हाँ सर। ठीक है, तो ये हम पढ़ सकते हैं। तो एटॉमिक रेडियस तो आपको पता ही है। एटॉमिक रेडियस तो एलॉयज समझा कि क्या होता है? बताओ। तो अब यहाँ पे और एक पॉइंट लिखना है, तो ऐसे लिख तो दिया ही है मैंने कि एलॉयज लाइक सपोज करो Fe प्लस कॉपर है, आर बेसिकली, ठीक है, एलॉयज है ना, बेसिकली सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, है ना। बेसिकली क्या है बेटा? ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है, एंड इट फॉर्म्स ड्यू टू कंपेरेबल साइज। कंपेरेबल साइज। क्लियर हो गया बेटा?
अच्छा बेटा, आपने कभी ये ऑब्जर्व किया है क्या, रेडियस लो एस ब्लॉक का, रेडियस लो डी ब्लॉक का, और रेडियस लो पी ब्लॉक का, ठीक है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का, तो किसका रेडियस सबसे ज्यादा होता है बताओ? एस ब्लॉक का। फिर एस ब्लॉक का होगा। है ना ये। लेकिन बेटा याद रखना, अगर आप लोगे रेडियस एस ब्लॉक का और रेडियस डी ब्लॉक का और रेडियस पी ब्लॉक का, ठीक है, और ये सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज लोगे, सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है, तो यहाँ पे जो रेडियस होगा सबसे ज्यादा पी ब्लॉक का होता है, फिर डी ब्लॉक का, और फिर एस ब्लॉक का होता है, ठीक है, समझ गए? तो आपको ये क्लियर हुआ क्या, एलॉयस फॉर्मेशन, कैटलिस्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी, डेंसिटी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मेल्टिंग पॉइंट, आया समझ में? इतने सारे पैरामीटर्स आ रहे हैं सब, बताओ। यस सर। हाँ सर। ठीक है, अभी इसके बाद देखो बेटा, ज्यादा प्रॉपर्टी अब नहीं बचा है ना, दो तीन प्रॉपर्टी बचा है जिससे पूरा खत्म हो जाएगा। फिर इस चैप्टर में अगर आप एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो देयर आर टू मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, देयर आर टू कंपाउंड्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दैट इज व्हाट K2Cr27 एंड KMnO4। अगर भी किसी बच्चे को K2Cr27 KMnO4 आ गया तो डी ब्लॉक पूरा खत्म ही हो जाता है। और जेई एडवांस के लिए जो है डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक सिलेबस में नहीं है। एफ ब्लॉक सिर्फ मेंस और मेडिकल के लिए पढ़ना होता है, तो मेंस और मेडिकल के लिए जितना एनसीईआरटी में एफ ब्लॉक है दैट इज मोर देन सफिशिएंट, उससे ज्यादा पढ़ने का नहीं होता है। बट डी ब्लॉक हमें पढ़ना चाहिए डिटेल्स में, इसलिए मैंने डी ब्लॉक पूरा डिटेल्स में पढ़ाया आपको। ठीक है, इसके बाद अगर आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो पता है, कभी आपने सुना है इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन? इंटरस्टिशियल कंपाउंड सुना है? सुना है बेटा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड सुना है, क्या होता है? है ना, इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन। देखो बेटा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन जो होता है ना, एक्चुअली इंटरस्टिशियल कंपाउंड होता है, और ये जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड है ये जो हम पढ़ते हैं, है ना, ये बेसिकली आपको सॉलिड स्टेट में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सॉलिड स्टेट हो गया क्या बताओ? नहीं सर। नहीं हुआ है। सॉलिड स्टेट नहीं हुआ। तो एक्चुअली इसमें क्या होता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो है हम लोग पढ़ते हैं डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है, और ये सारे डिफेक्ट्स होते हैं, और डिफेक्ट्स में बहुत अच्छे से वो कवर होता है, ठीक है। यहाँ पे भी हम पढ़ सकते हैं कि, ठीक है, कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होता है, ठीक है, उस समझाने के लिए सब एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आपको डेप्थ में पढ़ना है तो सॉलिड स्टेट में हम जाके पढ़ते हैं उसको, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स क्या होता है प्रॉपर। यहाँ पे हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड और उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ाने को तो मैं सॉलिड स्टेट का रेफरेंस ले लेके बहुत पढ़ा सकता हूँ, बट उसका रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि है ना, आप पढ़ोगे ही सॉलिड स्टेट में, बहुत डिटेल्स में हम पढ़ते हैं ना, रेडियस रेशियो ये सब। तो आप यहाँ पे सिर्फ समझ लो कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड होता क्या है। आपसे अगर पूछा जाएगा तो डिफाइन करने को पूछा जाएगा, ठीक है, तो ये हम पढ़ लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बेसिकली क्या होता है ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जैसे सपोज करो ना, ये एटम्स है, ठीक है, ये अरेंजमेंट है। अब देखो बेटा, ये चार एटम्स के बीच में गैप दिख रहा है क्या आपको? ये चार एटम्स के बीच में ये जो गैप दिख रहा है ना, ये जो गैप दिख रहा है, इस गैप को बोलते हैं इंटरस्टिशियल गैप। क्या बोलते हैं बेटा? इंटरस्टिशियल गैप। तो अगर बहुत जो स्मॉल साइज का होता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया और नाइट्रोजन, ये चार एलिमेंट्स, तो हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन क्या करता है, इसके इंटरस्टिशियल गैप में चला जाता है और जाके क्या करता है ना, इसके साथ कम बॉन्ड बना लेता है। मतलब देखो, बॉन्ड कहने का मतलब ऐसा नहीं कि जैसे मैं बोलता हूँ कि HCl है तो H और Cl के बीच में बॉन्ड प्रॉपर नहीं बनता है, लेकिन क्या होता है, इट्स जस्ट है ना अट्रैक्शन, मतलब आप बोल सकते हो सूडो बॉन्ड बनता है, मुझे लगता है कि बॉन्ड बना है बट एक्चुअल बॉन्ड नहीं बनता। जैसे सपोज करो कोई गैप है, गैप में कोई सब्सटेंस अगर डाल दो
तो ऐसा थोड़ी ना कि गैप उसके साथ बॉन्ड बना के पूरा फिलअप हो गया। हो सकता है कि वो सब्सटेंस जो है वहां पे जस्ट क्या हो, उस गैप को फिलअप करने के लिए यूज किया गया हो, है ना। हो सकता है कि नहीं, बताओ, बोलो। यस पॉइंट सर। पॉइंट समझा ना, कि अगर सपोज करो कोई गैप है, इंटरस्टिशियल गैप है, तो उस गैप में और जो चार एटम है, ऐसा कोई कंपलसरी है क्या जो गैप है और जो वहां पे आसपास एटम है उसके साथ बॉन्ड बना ही लेगा? हो सकता है वो वहां पे जाके सिर्फ चला गया हो और उसका जो गैप है उसको ब्लॉक कर दिया हो। होगा कि नहीं, बताओ, होगा? बोलो बेटा, है ना? नहीं समझा क्या? है ना? तो समझ सर। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या करता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म्स इंटरस्टिशियल कंपाउंड, फॉर्म्स, है ना, इंटरस्टिशियल कंपाउंड विथ, ठीक है, हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इट इज बेसिकली एडिशन प्रोडक्ट। इट इज बेसिकली क्या होता है बेटा? एडिशन प्रोडक्ट। इट इज बेसिकली एडिशन प्रोडक्ट एंड हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन एंड नाइट्रोजन fits, है ना, it is basically addition product and hydrogen, boron, carbon, nitrogen, है ना, fits in the void created by transition metal lattice, transition metal lattice, है ना, as this atom as this atom satisfies, ठीक है, रेडियस रेशियो कंडीशन, रेडियस रेशियो कंडीशन। ठीक है, तो आप सिंपल याद रखना कि ट्रांजिशन मेटल, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, है ना, यही क्या करता है? इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाता है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ठीक है, और ये क्या है? एडिशन प्रोडक्ट। तो आपको ये समझ में आ गया पॉइंट कि बेटा ट्रांजिश, जैसे कोई भी एटम्स का अरेंजमेंट है, कोई भी एटम्स ले लो, है ना, और उसके चार एटम्स के बीच में जो गैप होगा उसको इंटरस्टिशियल गैप बोलते हैं। तो जो स्मॉलर इन साइज का होता है वो क्या करता है? उसके गैप में जाके फिट हो जाता है। ठीक है, गैप बोलो, आप उसे वॉइड बोलो, है ना, और वॉइड में जाके फिट होने की वजह से हमें क्या लगता है कि कंपाउंड बन गया इन दोनों के बीच में बॉन्ड, बट बॉन्ड नहीं बनता, इट्स अ सूडो बॉन्ड, सूडो कंपाउंड। ठीक है, और लेकिन इससे होने से क्या होता है पता है? इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, है ना, ये सब क्या होता है? बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि देखो इसके बीच में गैप था और गैप क्या हो गया? फील्ड हो गया, तो इसका इंटरेक्शन बढ़ गया कि नहीं, बताओ? और इंटरेक्शन बढ़ने की वजह से बताओ क्या हो गया, है ना, स्ट्रांग हो ज्यादा गया ना, हीट लगेगा। ज्यादा हीट लगेगा। तो कैन वी से वन मोर पॉइंट रिगार्डिंग दिस, कि इट इज मोर हार्डर, इट इज मोर हार्डर एंड डेंसर, मोर हार्डर एंड डेंसर देन कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन मेटल। बोलो, सर कॉरेस्पॉन्ड। लेकिन जो यस मेटल्स होता है उसमें तो कोवलेंट आयनिक बॉन्ड्स तो होता है ना, इसमें इंटरस्टिशियल में सूडो बॉन्ड होता है, तो फिर वो उससे कैसे स्ट्रॉन्ग होगा? देखो बेटा, जो मेटल है, तो जो अभी ऐसे हम लोग क्या करते हैं अभी, ऐसा मत आयनिक बॉन्ड नहीं ले रहे हैं बेटा, सिर्फ मेटल है, मेटल। जैसे अगर आप निकल ले रहे हो तो निकल है, प्लैटिनम ले रहे हो तो प्लैटिनम है, पैलेडियम ले रहे हो तो क्या है? पैलेडियम है, ऐसा करके। तो अगर आप
निकल, अब जैसे हम NaCl नहीं बोल रहे, NaCl बोलते तो Na प्लस और Cl माइनस था, कैटायन इज सराउंडेड बाय अनायन और अनायन इज सराउंडेड बाय कैटायन, बट ऐसा नहीं है यहाँ पे। हम सिर्फ ट्रांजिशन मेटल ले रहे हैं। ट्रांजिशन मेटल्स कहने का मतलब हम सिर्फ निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम ऐसे ले रहे हैं। तो अगर निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम लोगे तो निकल का अगर सपोज करो एटम हम लेते हैं, तो ये ऐसे करके एटम्स अरेंज्ड होगा क्या, बताओ? होगा? होगा ना बेटा, ऐसे ही अरेंज्ड होगा ना। हाँ सर। तो हाँ अगर सर। ऐसे अरेंज होगा तो इस चारों एटम्स के बीच में कुछ गैप दिख रहा है? नो सर। नहीं दिख रहा है? सर मतलब एकदम छोटा gap है। अगर छोटा ही है तो हाइड्रोजन का साइज, हाइड्रोजन का एटम भी लोगे तो बहुत छोटा होगा ना। हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन का साइज क्या है, स्मॉल ही तो है, बहुत लार्ज है क्या? नो सर। नहीं, तो ये क्या करता है, उसके जो वॉइड्स है, जो चार एटम्स के बीच में जो वॉइड्स है ये वाला, इसमें जाके वो ट्रैप्ड हो जाता है। ठीक है, और ये जो गैप है ना, उस गैप को बोलते हैं हम लोग इंटरस्टिशियल गैप, है ना, और इंटरस्टिशियल पोजीशन। और जो स्मॉलर साइज का होता है वो क्या करता है, वो जो गैप है उस गैप में चला जाता है और जाके क्या करता है, उससे इंट्रैक्शन करके, है ना, हम दूर से देखेंगे तो क्या लगेगा बताओ, उसमें बॉन्ड बना है, लेकिन वो एक्चुअल बॉन्ड नहीं बनता है। जैसे कोवेलेंट है, आयनिक है, शेयरिंग, है ना, ऐसे करके वो बॉन्ड नहीं बनाता, बस जस्ट गैप में, गैप क्या होता है, फील्ड हो जाता है ना। और फील्ड होने की वजह से क्या होगा बताओ, है ना, इतना ही वॉल्यूम था लेकिन कोई एटम्स ये इसी वॉल्यूम में आके, है ना, रह गया, तो मास तो बढ़ गया ना, बट वॉल्यूम सेम है। तो मास बढ़ गया और वॉल्यूम सेम है, तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम होता है क्या? तो मास बढ़ गया तो डेंसिटी भी बढ़ेगा ना, तो डेंसर बढ़ हुआ गया। कि नहीं बताओ? हाँ सर। और हाँ अगर सर। पहले ये चार एटम्स के बीच में गैप था, लेकिन वो जो फॉरेन पार्टिकल है, जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स है, जो स्मॉल इन साइज का, वो वहां पे गैप में चला गया, तो जो गैप था उसको तो फील्ड कर दिया ना। तो आप उसे मेल्ट करोगे तो पहले के रिस्पेक्ट में ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, आप सोच के देखो। हाँ सर देना पड़ेगा। तो मोर हार्डर हुआ ना वो, यस सर। मोर डेंसर हुआ वो, यस सर। है ना, इसलिए। तो बताओ ट्रांजिशन, पता चला कि ट्रांजिशन कंपाउंड्स क्या होता है? तो आप सिंपल याद रखना, ट्रांजिशन मेटल जो है, जब उसका अरेंजमेंट करते हैं हम लोग, तो उसके चार एटम्स के बीच में कुछ गैप रहता है, और उस जो गैप है उस गैप को इंटरस्टिशियल गैप बोलते हैं, और इंटरस्टिशियल पोजीशन बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं। तो जो स्मॉलर इन साइज का होता है जनरली, जो कि हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन होता है, उसके गैप में जाके ट्रैप्ड हो जाता है। और ट्रैप्ड होने की वजह से उन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन हुआ है, उससे हमें लगता है कि कोई कंपाउंड बना है। तो वैसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। समझ गए क्या? सर ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स दो ना। इसी एग्जाम्पल तो यही था ना बेटा। एग्जाम्पल जैसे अभी, हाँ एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि जैसे सपोज करो कि हम जैसे एग्जांपल लेते हैं ना, कि ऐसे ले लेते हैं, जैसे टाइटेनियम है ना, तो Ti4C4 लेते हैं, या तो हम क्या ले लें, TiC। तो टाइटेनियम में क्या हो गया, कार्बन जाके ट्रैप्ड हो गया, तो TiC इज व्हाट, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। समझ रहे हो पॉइंट? हाँ सर। ठीक है, और बताऊं? ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो जो टाइटेनियम ट्रांजिशन मेटल्स था ना बेटा, है ना, और इसमें जाके क्या हो गया, कार्बन जाके ट्रैप्ड हो गया। तो अगर कार्बन जाके ट्रैप्ड हो गया तो क्या बनेगा बताओ, TiC बने। देखो एक्चुअली हम बहुत सारे एग्जांपल्स बता सकते थे, लेकिन अभी आपको मैं टेट्राहेड्रल वर्ड बोलूं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड बोलूं, तो ये आपको उतना नहीं समझेगा अभी, है ना, उस लेवल पे अभी आप नहीं पहुंच पाए हो। सॉलिड स्टेट होगा ना, तो फिर वहां पे आप सीख सकते हो। ठीक है, वहां पे हम ना, वहां पे सर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, ये वॉइड्स के बारे में, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, आपको इम्प्यूरिटी के बारे में बताएंगे कि ये यहाँ पे जाके ट्रैप्ड हो जाता है। अभी आपको इतना समझ में आया क्या इंटरस्टिशियल कंपाउंड होता क्या है? ट्रांजिशन मेटल्स है, उसमें कुछ गैप्स होते हैं, उस गैप को इंटरस्टिशियल गैप बोलते हैं। उसमें जो स्मॉलर इन साइज का होता है, हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन जाके ट्रैप्ड हो जाता है, और उससे जो कंपाउंड हमें दिखता है बनता हुआ, उसी को इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ है? ये एडिशन प्रोडक्ट है, क्योंकि वो जाके एडिशन हो जाता है, इसीलिए एडिशन प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, ऐड हुआ है उसमें।
इसलिए एडिशन प्रोडक्ट बोलते हैं। इतना समझ में आया है? और ऐड होने की वजह से ये हार्डर हो जाता है, डेंसर हो जाता है। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड का प्रॉपर्टी समझा है कि क्या होता है? बोलो। हाँ सर। इतना समझा है कि नहीं समझा है? बताओ, बोलो, बताओ भाई, समझा है या समझा नहीं? सर। पक्का? हाँ सर। पक्का? हाँ। मैं ऐसे देखो बेटा, बताने को बताया तो जा ही सकता है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं बताया जा सकता है ना? कि ये देखो, है ना, ये 3 एटम है, इसी के ऊपर हम एक 4th एटम रखते रहे। तो अगर 4th एटम रखोगे तो इसके बीच में गैप दिख रहा है क्या, ये वाला? हाँ दिख रहा है? सर। ये जो गैप है ना, इस गैप को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है। अब अगर सपोज करो ये किसी भी ट्रांजिशन मेटल्स का टेट्राहेड्रल वॉइड, बहुत सारे ट्रांजिशन मेटल्स है जो कि टेट्राहेड्रल, Zn है, ये भी बनाता है। ठीक है। अब ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, इसी में जाके कार्बन ट्रैप्ड हो गया, तो ये Zn और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा कि नहीं, बताओ? बनेगा जो सर। Zn और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड मतलब दोनों के बीच में बॉन्ड, इट्स इंट्रैक्शन। नो बॉन्ड लाइक कोवेलेंट, नो बॉन्ड लाइक आयनिक, नो बॉन्ड लाइक कोऑर्डिनेट। तो हमें दिखता है बॉन्ड बना है, बट दैट इज व्हाट सूडो बॉन्ड। समझ रहे हो पॉइंट? ठीक है। तो मतलब ये लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरह सिमिलर है, सिर्फ एक अट्रैक्शन है। हाँ, सिर्फ इंट्रैक्शन। वेरी गुड। ठीक है, क्लियर हुआ? बता दो। हाँ सर। तो समझ में आया आपको क्या हो गया ये, है ना? तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हमने पढ़ लिया बेटा। इंटरस्टिशियल कंपाउंड, एलॉयज का फॉर्मेशन, है ना, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है। फिर आज के लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ा डिटेल्स में पढ़ा। ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा। तो आयनाइजेशन एनर्जी, बहुत सारे प्रॉपर्टीज हमने आज के लेक्चर में कवर किया। ठीक है। हम और एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको बताते हैं, नॉन स्टोइक्योमेट्रिक कंपाउंड फॉर्मेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। इसमें हम इस ये वाला भी जो है नॉन स्टोइक्योमेट्रिक, है ना, डिफेक्ट होता है, ये भी हम पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट में। बट फिर भी ये मैं आपको डिटेल्स में थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। इसके जो न्यूमेरिकल्स भी हैं, ये न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि कैसे क्या आता है, एक दो। ठीक है। अब मैं ये लिंक स्टॉप करता, दूसरी लिंक पे क्लिक कर लो, फिर हम आपको बताते हैं। ये जो एग्जाम्पल है, मेडिकल में भी क्वेश्चंस आया है और मेंस में भी और जे एडवांस में भी क्वेश्चंस आया है, तो आप देख लें इसको। ठीक है। तो मैं ये लिंक स्टॉप करता हूँ, तो लिंक पे क्लिक कर लीजिए आप।